वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ FEI, दिस इज़ मुख्तार सर विद द टॉपिक एग्रीकल्चर। ये 10th क्लास के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है, चैप्टर 4 है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे भाई साहब। तो एग्रीकल्चर के बारे में जॉर्ज वाशिंगटन जो है बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट हेल्पफुल, मोस्ट यूजफुल एंड द मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन। क्यों भाई साहब? क्योंकि इसी एग्रीकल्चर की वजह से बहुत साल पहले इंसान ने एक जगह पे रहना भाई साहब स्टार्ट किया था। उसके बाद डेवलपमेंट आप आज देख ही रहे हैं तो कहाँ पहुँच गए इंसान, लेकिन एग्रीकल्चर ही की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। तो जहाँ तक बात इंडियन एग्रीकल्चर की है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ये एक्टिविटी हिंदुस्तान में कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसी एग्रीकल्चर की वजह से वो जो है अपनी लाइवलीहुड हासिल करते हैं। और इसी एग्रीकल्चर की ही वजह से देयर आर न्यूमरस इंडस्ट्रीज हु आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम पूरी दुनिया में देखें जो है एग्रीकल्चर का एक अच्छा खासा नाम है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसकी वजह से इंसान की एग्जिस्टेंस बनी हुई है। हिंदुस्तान जो है सेकंड पे आता है पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद, जहाँ तक बात क्रॉप आउटपुट की है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की देखें तो अच्छा खासा पोर्शन दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, लेकिन इंडिया का लगभग 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कल्टीवेशन में आता है। एंड एटलीस्ट इट इज़ द सेक्टर इन इंडिया एग्रीकल्चर विच यूज एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट 52.1% ऑफ द वर्क फोर्स। यानी कि जितने भी मजदूर हैं हिंदुस्तान में जो काम करते हैं उनमें से 52.1% सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। व्हेन वी लुक एट द टाइप ऑफ फार्मिंग, इसको हम जो है अलग अलग कैटेगराइज में बांधते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग: प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अलग अलग बात करेंगे ना भाई साहब, सबके बारे में ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी लुक एट द प्रिमिटिव सब्सटेंस ऑफ फार्मिंग, इसमें क्या है कि जो ज़मींदार है या जो फार्मर हैं वो छोटे से स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे अपने पुराने तरीके से जो है पुराने टूल्स की मदद से जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप करता है। और नॉर्मली घर के ही जो है लोग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हीं की वजह से वो कल्टीवेशन हो पाती है। कम्युनिटी लेबर जिसको हम कहा करते हैं। और ये मानसून रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस की ही जो है एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, या जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी नाम देते हैं, वो भी इसी में आता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में। इसमें स्मॉल पैचेस जो होते हैं, छोटे छोटे पैचेस जो होते हैं फॉरेस्ट्स के, उनके अंदर पाए जाने वाले जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो फॉरेस्ट कवर होता है उसको काटा जाता है, उसको जलाया जाता है और उस पीस ऑफ लैंड को कुछ समय के लिए कल्टीवेशन में लाया जाता है। फिर जब इसकी नेचुरल फर्टिलिटी जब खत्म हो जाते फिर इस पैच ऑफ लैंड को छोड़ के दूसरे पैच पे कल्टीवेशन की जाती है। तो इस टाइप ऑफ फार्मिंग को हम इसीलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम देते हैं और ये शाबाश प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में ही आता है। अगर हम इस स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखें, इसको अलग अलग दुनिया के हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान में ही इसके अलग अलग पहले नाम हैं। बहुत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको जूमिंग, अच्छा अंडमान निकोबार इसको आइलैंड्स में इसको डिपा कहते हैं, झारखंड में इसको कुरवा, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन वियतनाम में इसको ले, इंडोनेशिया में लैरेंग कहा जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसूल कहा जाता है, ब्राज़ील में रोक्का, वेनेजुएला में कनुक्को और मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। लेकिन भाई साहब ये नाम अलग अलग हैं, एक्टिविटी वही है। कौन सी? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहें या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहें, किसी को बताना नहीं, सर बड़ी खतरनाक चीज़ है सर। ओके, इसके बाद इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है कि मोस्टली हाईली पॉपुलेटेड लैंड्स जो हैं, जो इलाके जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलते हैं, उनमें बड़े पैमाने पे ज़मीन को बार बार जब कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स जो है थोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, इरिगेशन मेथड्स में इसको वहाँ पर इसको वो इम्प्रूवमेंट किया हुआ है उन्होंने, लेकिन बार बार ज़मीन का इस्तेमाल करके, थोड़े से बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करके ज़मीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहा जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर उन इलाकों में की जाते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है सर। और कोई ऑल्टरनेटिव लोगों के पास वहाँ पर अपनी जो है लाइवलीहुड का होड़ नहीं है, इस वजह से इसको ज़्यादा बार बार इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रोडक्शन हासिल करने के लिए ज़मीन को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट है आपके लिए कि हिंदुस्तान में जो है 12% दुनिया का
लैंड पाया जाता है, फार्म लैंड पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हुए। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फार्मिंग है बहुत अच्छी है, आपको नाम से ही समझ आ जाएगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग। इसमें बड़े पैच ऑफ लैंड्स, बड़े बड़े जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। लेकिन इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, भाई साहब वो कौन सी चीज़ नहीं है प्रेजेंट डे वर्ल्ड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे पास आई हैं, जो कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं की जाते हैं। सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया के बड़े बड़े इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इससे ज़बरदस्त प्रोडक्शन हासिल की जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि एक क्रॉप एक जगह में कमर्शियल क्रॉप होगी और वही क्रॉप दूसरी जगह पे सबसिस्टेंस क्रॉप होगी। मिसाल के तौर पर राइस जो है इज़ ए कमर्शियल क्रॉप on Punjab and Haryana. When we look at the two states, Punjab and Haryana, rice is a commercial crop over there. It is grown over there on a wide range of these lands with advanced technology and all that. But as far as the Orissa is concerned, the same crop, rice is subsistence crop over there. वहाँ पर ये subsistence crop है, राइस उड़ीसा में subsistence crop है और पंजाब और हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप। बात समझ में आई? इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीजन में वेरिएशंस होती हैं कल्टीवेशन के हवाले से, जिसकी वजह से क्रॉप्स के बनने में भी वहाँ पर या उनके नाम में भी हमें तब्दीली बतानी पड़ती है। इसके बाद प्लांटेशन है जिसको हम सिंगल क्रॉप फार्मिंग कहते हैं। इसमें हमारा जो है रबर आएगा, ठीक है, बैम्बू आएगा इसमें। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्रॉप्स आते हैं जिनको हम सिंगल क्रॉप फार्मिंग कहते हैं। कॉफ़ी प्लांटेशन भी इसमें आ सकता है, टी कल्टीवेशन जो आसाम में की जाती है वो भी इसी में आता है। ये प्लांटेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंगल क्रॉप इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फसल जो है वो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार लगाई तो बहुत सालों तक उसका हम जो है फसल लेते रहते हैं और हमें हर साल उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप भी हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, चाहे वो आसाम के चाय के बागान हो, कॉफ़ी प्लांटेशंस ऑफ कर्नाटका हो या केरला वहाँ के बनाना प्लांटेशंस हो, ठीक है, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रबर प्लांटेशन, केरला के बैम्बू जो नॉर्थ ईस्टर्न में पाए जाते हैं, ये सारे सिंगल क्रॉप फार्मिंग इनको कहा जाता है। लेकिन इसको हम प्लांटेशन का नाम देते हैं। आई बात समझ में? ओके सर। इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न, अगर हम सीजन्स की बात करें हिंदुस्तान का जो है नॉर्मली हमारे पास मॉनसूनल टाइप ऑफ सीन हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, लेकिन देयर इज अ वेरिएशन एज फार एज द होल इंडिया इज कंसर्न्ड इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन। ब्रॉडली वी हैव डिवाइडेड आवर क्रॉपिंग कैलेंडर इनटू 3 these seasons: Rabi, Kharif and Zaid. These are the 3 major seasons of India. Let us see the difference between these things. ओके, रबी सीज़न और वो क्रॉप जो इसमें कल्टीवेट की जाती हैं उनको हम सिंपली रबी क्रॉप्स कहते हैं। ये अक्टूबर दिसंबर के दरमियान का वो जो इलाका रहता है, अक्टूबर टू दिसंबर, इनको उसमें सो किया जाता है और समर के महीने में अप्रैल से जून तक इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, तो इनको हम रबी क्रॉप्स का नाम देते हैं। इसमें बार्ली आएगा, ग्राम, वीट, मस्टर्ड जैसे जो है फसलें आएंगी और ये रबी क्रॉप्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ साथ वैसा उत्तराखंड में भी कल्टीवेट की जाती है। आई बात समझ में? और इसके अलावा इनका अच्छा खासा रोल बनता है एज फार एज द इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीट, मस्टर्ड और पीस के जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिगर्स आपको दिखाए जाते हैं, तो याद रहेगा ना रबी क्रॉप्स किनको कहते हैं। माशाल्लाह। इसके बाद खरीफ क्रॉप्स, इनको जो है जो ही मॉनसून जो है स्टार्ट हो जाता है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून में इनको लगाया जाता है और इनको सितंबर अक्टूबर के महीने में इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। बहुत सारे क्रॉप्स हैं सर, पेडी इसमें आएगा, मेज़, जवार, बाजरा, अरहर। और अरहर के बारे में बताऊं सर यहाँ पर चलते चलते एक चीज़, जितने भी हमारे दालें हैं, हाँ, जो हमारे रहते हैं ना, ये दालें वगैरह रहते हैं, इनमें करेक्टरिस्टिक फीचर ऊपर वाले ने रखे हैं कि ये इंक्रीज़ करती हैं नाइट्रोजन कंसंट्रेशन हमारे किसमें, ज़मीन में। जितने भी हमारे पास ये दालें वगैरह रहती हैं, पल्सेस जिनको हम कहते हैं। लेकिन एज़ फार एज अरहर इज़ कंसर्न, ये वो खाली एक दाल है जिससे ज़मीन में जो है कोई नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होते हैं। इसके अलावा जो हमारे खरीफ क्रॉप्स हैं वो मूंग, उर्द है, कॉटन, जूट है, हमारे पास ग्राउंड नट, सोयाबीन्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर खरीफ क्रॉपों का बहुत ज़्यादा चलन रहता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, कोस्टल इंडिया, केरला, महाराष्ट्र, यहाँ पर बड़े पैमाने पे इनको कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन जहाँ तक बात पैडी की है, पैडी जो है इंपॉर्टेंट एक खरीफ क्रॉप है, इसको पंजाब और हरियाणा के साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी ज़बरदस्त कल्टीवेट किया जाता है। व्हेन वी लुक एट द होल इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा आर द
एरियाज, नोन एरियाज वेयर वी कल्टिवेट द राइस थ्राइस इन अ ईयर। इसको जो है 4 महीने लगते हैं कल्टिवेट होने में, सॉरी मैच्योर होने में। इन दो स्टेट्स में कुछ जगहों पे इसको 3-3 बार भी कल्टिवेट किया जाता है। भाई साहब तीसरा क्रॉप तो भूल ही गए, ज़ैद सीजन, या जहाँ इसमें बनने वाली जो क्रॉप्स हैं उनको हम ज़ैद क्रॉप्स का नाम देते हैं। तो ये कौन सा सीज़न है? बिल्कुल सही, ये वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, रबी एंड खरीफ सीजन रादर, समर सीजन में, समर मंथ में आता है। इन दोनों सीजन्स के दरमियान में छोटा सा एक टाइम पीरियड रहता है, वही टाइम पीरियड जिसमें ये चीज़ें उगती हैं। नज़र आ रही है ना कौन सी? कोकम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सब को जिस सीज़न में हिंदुस्तान में कल्टिवेट किया जाता है मस्क मेलन के साथ ककड़ी वगैरह, उस पीरियड को हम शाबाश ज़ैद सीजन का नाम देते हैं। समझ तो गए हैं ना आप? अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मेजर क्रॉप्स की। मेजर क्रॉप्स मतलब दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन द इंडियन ग्राउंड्स, इंडियन दीज लैंड्स ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत सारे हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है सर ग्रीन्स वाले जो हमारे क्रॉप्स रहते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मीज, पल्सेस, आप देख सकते हैं इनकी ग्रीन्स रहते हैं, इसलिए इनको हम ग्रीन्स का नाम देते हैं। दूसरे मेजर क्रॉप्स, इनको हम फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन्स कहते हैं। ये भी फूड क्रॉप्स हैं, लेकिन चूंकि इनमें ग्रीन्स वगैरह नहीं रहते हैं, इसलिए हम उनको फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन्स कहा करते हैं। इसमें शुगर केन आएगा, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, ये भी खाए जाते हैं लेकिन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें ग्रीन्स वगैरह नहीं होते हैं। तीसरे होते हैं सर, तीसरी कैटेगरी नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब ये वो क्रॉप्स हैं जिनका तो हम कल्टीवेशन करते हैं बट नॉट फॉर ईटिंग पर्पस। रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट वगैरह इसमें आते हैं सर, ठीक है। ओके सर, अगर हिंदुस्तान में देखें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, डू यू नो इंडिया प्रोड्यूसेस 51 मेजर क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड। ओए होए 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 होए। राइस की अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल उसका ही स्टैपल फूड है, मतलब वो राइस ही ज़्यादा खाते हैं। हिंदुस्तान में जो है सबसे ज़्यादा जो है अच्छे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होती है राइस की, और दुनिया में चाइना के बाद तो हिंदुस्तान का ही नंबर आता है। खरीफ क्रॉप है भाई साहब, खरीफ क्रॉप है, समर सीजन में कल्टीवेट होते हैं। अबो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी के साथ यार, और इसके साथ साथ एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। लेकिन जिन इलाकों में जो है 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होते हैं, वहाँ पर भी कल्टीवेट किया जाता है इफ़ यू आर हैविंग एडवांस्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया वहाँ तो है ही, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कोस्टल आंध्र प्रदेश जो है एरियाज जो हैं जिसमें डेल्टिक रीजन्स आते हैं, उनमें हम अच्छे खासे पैमाने पर राइस कल्टीवेशन करते हैं। जो लीडिंग एरियाज हिंदुस्तान में हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के कुछ इलाके आ ही जाते हैं। कश्मीर की तो बात ही कुछ और है सर, यहाँ पर भी अच्छी खासी जो है राइस कल्टीवेशन की जाती हैं। मुश्क-बुदुज का नाम सुना होगा, इट इज़ वन ऑफ द जो है कॉस्टलियर जो है वैरायटी ऑफ राइस कंसिडर की जाती है। ओके, दिस इज द मैप वेयर यू कैन इजीली अंडरस्टूड द मेजर एंड द माइनर शाबाश राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से इलाके मेजर एरियाज में आते हैं और माइनर एरियाज में कौन से आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया इज अ व्हीट। हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और ये मेन फूड क्रॉप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ लोग व्हीट को जो एज अ स्टैपल फूड इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास जो सनशाइन जो रिपनिंग टाइम पे होनी चाहिए, जब हम उसको काटते हैं उस वक्त अच्छी खासी सनशाइन होनी चाहिए, लेकिन जो इसको लगाया जाता है उस टाइम अगर ज़्यादा सनशाइन ना हो तो चलेगा भाई साहब। वो इलाके वेयर वी रिसीव रेन बिटवीन 50 to 75 एनुअल रेनफॉल, उनमें इसको अच्छी तरह से कल्टीवेट किया जा सकता है। गंगा सतलुज प्लेन्स, ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर दिस कल्टीवेशन। और इसके अलावा जो हम देख सकते हैं जो मेजर एरियाज इन इंडिया इंक्लूड्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। गेहूं का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है भाई साहब, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम अक्सर ज़्यादा नहीं खाते। दिस इज़ द मैप, आप देख सकते हैं मैप पे कि अच्छी तरह से कि कौन से एरियाज मेजर जोन में आते हैं। पंजाब देख सकते हैं, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया आल्सो दिस प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ this second important crop of India, that is wheat. Millets आप देख सकते हैं, मिलेट्स ये वो दानेदार फसलें होती हैं, और जवार, बाजरा और रागी को हम मिलेट्स का नाम देते हैं, ठीक है। कोरस ग्रेन्स इनको कहा जाता है, छोटे छोटे दानेदार ये फसलें रहती हैं। न्यूट्रिशियस वैल्यू इनकी बढ़िया रहते हैं भाई साहब, ठीक है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है, और अदर बाकी जो रफेज वगैरह रहते हैं इसमें बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू इन तीनों क्रॉप्स में, जवार, बाजरा और रागी में ज़बरदस्त अच्छे माने जाते हैं, ठीक है सर। अगर हम रागी की बात करें, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है, और ड्राई रीजन्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेड, ब्लैक, सैंडी सॉइल इसके लिए अच्छी कंसिडर किए जाते हैं। कर्नाटका इसमें जो है रागी में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है। इसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स भी आते हैं। अगर हम जवार की बात करें जवार जो है भाई साहब
इंपॉर्टेंट क्रॉप ये भी है, फूड क्रॉप है हिंदुस्तान में, थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप माना जाता है। रेनफेड जो क्रॉप कंसिडर किया जाता है, मोस्टली डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स। महाराष्ट्र में इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है सर। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसको अच्छी तरह से कल्टीवेट किया जाता है। जहाँ तक बात बाजरा की है, ये सैंडी सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन ब्लैक सॉइल में भी इसको अच्छी तरह से कल्टीवेट किया जा सकता है। राजस्थान इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात भी इसको बहुत अच्छे पैमाने पे कल्टीवेट करते हैं भाई साहब। इसके बाद जो है वो मेज़, कॉर्न जिसको हम कहते हैं, ये बोथ फूड एंड फोडर क्रॉप का कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। खरीफ क्रॉप है भाई साहब, टेम्परेचर जो है वो 21-27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। रबी क्रॉप है ये भाई साहब, और कुछ इलाकों में तो इसको खरीफ क्रॉप भी कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन बिहार में इसको एज अ रबी क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स और एडवांस्ड इरिगेशन की मदद से इसको कल्टीवेट किया जाता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर मेज़ को सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। पल्सेस, होय होय होय, दालें, इसके बगैर जो है हमारी जो है कुजीन्स जो है वो, या हमारा जो खाना है वो तो अधूरा रहेगा। हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, और प्रोटीन्स जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें या उसका सोर्स माना जाता है वेजिटेरियन डाइट में इसका। और अगर हम देखें हिंदुस्तान में जो मेजर पल्सेस हैं उसमें अरहर है, जिन्हें उर्द, मूंग, मसूर, पीज और ग्राम जैसे इंपॉर्टेंट पल्सेस मानी जाती हैं। एट द सेम टाइम दीज पल्सेस आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज रेस्टोरिंग ऑफ नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी इज कंसर्न। नाइट्रोजन ज़्यादा डालता है, एयर से निकाल के ज़मीन में डाल देता है, लेकिन अरहर के बगैर, क्योंकि अरहर जो क्रॉप है उसमें उसकी वजह से कोई नाइट्रोजन इंक्रीज नहीं होता है, या वो रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी नहीं करता है नाइट्रोजन के हवाले से। मेजर एरियाज हिंदुस्तान में पल्सेस के हवाले से मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। दीज आर द थ्री मेजर इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ इंडिया वेयर वी प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी रादर ऑफ द पल्सेस। ओके सर, नाउ द शुगर केन, गन्ना भाई साहब, नाम देख के ओए होए होए नीचे देख सकते हैं आप, गन्ना चूसा कभी, बड़ा मजा आता है यहाँ सर। ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी कि हिंदुस्तान का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला रीजन है वहाँ पर भी कल्टीवेट किया जाता है। हिंदुस्तान के नीचे वाला, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले हिंदुस्तान जिसको हम सब ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं, वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट किया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है हिंदुस्तान ब्राज़ील के बाद, यानी कि अच्छी खासी बड़े पैमाने पे हम पर गन्ना कल्टीवेट किया जाता है। इसमें हमें शुगर, जगेरी, खंडसरी, मोलेसिस, वो नाबद वगैरह जो है वो इससे हासिल किया जाता है, बनाया जाता है, बाई प्रोडक्ट्स इससे हासिल किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इसके बहुत बड़े पैमाने पे जो है माने जाते हैं इलाके जहाँ पर इसको कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्थ में पंजाब और हरियाणा में भी इसको कल्टीवेट बड़े पैमाने पे किया जाता है। एक और क्रॉप जो हमारे यहाँ पर है, जिसके बगैर हमारी जो ये गुफ्तगू है वो इनकम्प्लीट है, वो है चाय, टी जिसको हम बोलते हैं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने बेसिकली यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि 19th सेंचुरी से पहले हिंदुस्तान में टी कंज्यूम का चक्कर ही नहीं था, यानी कि यहाँ पर कोई चाय पीता ही नहीं था। भाई साहब याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बेवरेज क्रॉप्स को कहा जाता है, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में इसको कल्टिवेट किया जाता है। डीप फर्टाइल सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है, ह्यूमस जिसमें अच्छा हो, ऑर्गेनिक मैटर जिसमें बढ़िया हो, वो सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं चीप और सिगलेट लेबर इसके लिए चाहिए। आपने देखा है ना भाई साहब, वो लोग जो इसमें वो पिकिंग ऑफ टेंडर लीव्स करते हैं। अब हमें लगता है कि वो बस ऐसे ही चूज़ करते हैं वो पत्तियाँ टी प्लांट से और उधर बास्केट्स में पीछे से जमा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर चूजिंग द टेंडर लीव्स, जमा पत्तियाँ वो जमा करते हैं। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग वी नीड चीप, सस्ते लेबर, एट द सेम टाइम दे मस्ट बी सिकलेड आल्सो। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी पत्ता जो है मैं वो काटना है, वहाँ से पत्ती काटनी है टी के प्लांट से, इसीलिए सिकलेड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और टू मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ दिस क्रॉप, दीज टीज आर प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन। इनको ज़्यादा दूर तक इनको हम
हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते टी के पत्तियों को, क्योंकि उससे उसकी जो है क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आसाम, दार्जिलिंग, ठीक है सर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स में इसको बड़े पैमाने पे कल्टीवेट और प्रोसेस किया जाता है। और हिंदुस्तान जो है लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। कॉफ़ी, ओए होए होए, मीठी मीठी कॉफ़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। दुनिया का 4% जो है कॉफ़ी जो है वो हिंदुस्तान में कल्टीवेट किया जाता है। इसको बेसिकली यहाँ अरेबियंस ने लाया था, यमन से इसको लाया गया था, अरब्स ने सबसे पहले इसको लाया गया था। और बाबा बुदान हिल्स जो साउथ इंडिया में है, नीलगिरी में, वहाँ पर इसको कल्टीवेट किया गया था। और आज भी वही इलाका इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है और वहीं पर इसको कल्टीवेट भी किया जाता है। बाबा बुदान हिल्स याद रखना, वो आज भी इसके लिए बहुत माने जाते हैं। और सबसे पहले अरेबिया या अरब्स ने यहाँ पर इसको लाया था, यमन से इसको ला के यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था। और आज हम दुनिया का 4% कॉफ़ी जो है वो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के हवाले से। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दी भाई साहब, खुश रहें, सलामत रहे, कोविड से बचे भाई साहब, बाकी खुश रहे, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।